प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा भारद्वाज भी जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 अगस्त को नोएडा में 40 मंजिला ऊंचे सुपरटेक के ट्विन टावरों का ध्वस्तीकरण यानी इनको ढा दिया जाएगा। इसके अगल बगल दो सोसाइटीज़ हैं, सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस, जिसमें 7,000 लोग रहते हैं। उनकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। ये 40 मंजिला इमारत कैसे ढाई जाएगी और इसका असर क्या हो सकता है, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 93A में कुतुब मीनार से भी ऊंचे 40 मंजिला ट्विन टावर्स को रविवार ठीक 2:30 बजे ब्लास्ट करके ढा दिया जाएगा। ये दोनों इमारतें सिर्फ 9 सेकंड में जमीन दोज हो जाएंगी। इन दोनों टावर्स के आसपास दो रिहायशी सोसाइटी हैं, सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज। यहाँ रह रहे 7,000 से ज्यादा लोगों को रविवार सुबह 7 बजे अपना घर छोड़कर जाने और 4 बजे के बाद वापस आने के लिए कहा गया है। 52 साल के राजिंदर अपने परिवार के साथ ट्विन टावर के बिल्कुल बगल में सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी में रहते हैं। ब्लास्ट की जगह से राजिंदर के घर की दूरी सिर्फ 12 मीटर है। राजिंदर जिस टावर में रह रहे हैं उसे नोएडा अथॉरिटी ने विशेष प्रकार का कपड़ा लगाकर सील कर दिया है ताकि ब्लास्ट के बाद धूल अंदर ना आए। राजिंदर और उनकी पत्नी सरला ने अपने फ्लैट से सारा कीमती सामान बाहर शिफ्ट कर दिया है। और जो वॉल हैंगिंग्स हैं, जो टेलीविजन है, उसको उतार लिया हमने दोबारा से। अच्छा। और एयर कंडीशनर को भी आपने एयर कंडीशनर कवर कर दिया है हमने। और जो भी शीशी से सीलिंग करनी है हमको, डस्ट आने की वजह से जो सीलिंग करनी है, सीलिंग करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सीलिंग कर रहे हैं तैयारी। आपने देखिए एसी भी कवर कर दिया है, यहाँ पर हमारे सहयोगी दिखाएंगे, एसी कवर कर दिया है। साउंड लेवल इतना बढ़ जाएगा, जो ब्लास्ट होगा उसकी वजह से शीशे तो टूटेंगे ही टूटेंगे। आपको ऐसा लग रहा है? जो हमको लग रहा है। तो शीशे टूटेंगे आपको लग रहा है? हमको ही लग रहा है शीशे टूटेंगे। तो इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन तो नहीं है अभी तक। तो लोग घबरा भी रहे हैं क्योंकि भारत में रिहायशी इलाके के इतने नजदीक कभी इतना बड़ा ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। हम लोग बस ये लास्ट वीक है, इसी में ही तैयारी शुरू करी है। धीरे धीरे जैसे हम वॉल्स पे हैंगिंग्स लगी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, क्लॉक्स हैं, वो सब उतार रहे हैं। और टीवीज़ को भी हम उतार के जाएंगे। सब लोग जितना भी जैसे कांच है, हमारे डोर्स विंडोज़ हैं, उन पे हम सेलो टेप लगा के जाएंगे। और लास्ट ऑफ ऑल जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मेन कनेक्शन ऑफ कर देंगे, गैस का कनेक्शन ऑफ कर देंगे। ये सारी चीज़ें ऑफ करके फ्रिज वगैरह सब खाली करके जाएंगे। चिंता होती है कि अगर हाई वाइब्रेशंस हुई, जैसा आपने बताया कि ये शीट कवर करेगी डस्ट से, बट व्हाट इफ़ कि बड़े बड़े पीसेस बिल्डिंग के वो गिरे और वो स्प्लिट हुए, तो वो उससे क्या प्रोटेक्शन होगी, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं, तो उसके लिए कुछ भी आइडिया नहीं है। जैसे एस्टर 2 को अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट टावर दैट इज़ वेरी नियर, मतलब वो उन्होंने कंटेनर्स रखे हैं, बट क्या श्योरिटी है कि वो ना हो, या मतलब उसकी कोई एश्योरेंस नहीं है ना कि वो कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्ट होप, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट हाँ, एक कंसर्न रहता है, एक वरीड तो है कि ये घर अपना है। दोनों टावर्स को सुरक्षित और सफल तरीके से ढाने का काम विश्व की प्रख्यात डेमोलिशन कंपनी एडिफाइस को दिया गया है। एडिफाइस ने इन दोनों टावर्स के अंदर ब्लास्ट के लिए 3,500 किलो बारूद लगाया है। हर मंजिल के पिलर्स पर बारूद लगाया गया है ताकि मलबा अगल बगल गिरने की बजाय सीधे नीचे गिरे। जो वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्नोलॉजी जो हम लोग ने पहले भी आपको बताई है, द सेम टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कंडक्ट हियर। सो इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ वन फ्लोर हीट टू अदर फ्लोर। सो बेसमेंट 1 से चालू होगा फॉल गिरना, ग्राउंड वाला बेसमेंट 1 पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड पे जाएगा, सेकंड फ्लोर फर्स्ट पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वाटरफॉल इफेक्ट। 9 मीटर 10 मीटर का गैप है जो वहाँ जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, तो आप लोग कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मलबा गिरेगा, आप कह रहे हैं कि एक नीचे गिरेगा, मलबा गिरेगा वो उधर उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ना जाए, क्योंकि 8 या 9 मीटर की दूरी है, उनके फ्लैट्स हैं, उनका घर है, उनके भी अप्रीहेंशन है, वो भी घबराए हुए हैं। नोएडा 4 रिक्टर स्केल के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। अगर 4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो वो टाइम पे उसकी वाइब्रेशन ट्रैवलिंग जो होती है वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। सो इट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इज 10% ऑफ द वाइब्रेशन व्हेन द अर्थक्वेक कम्स। अच्छा, धमाके से बगल की सोसाइटी ढह न जाए, इसलिए सर्वे कराकर यहाँ के लगभग
40 पिलर्स को सीमेंट और लोहा लगाकर मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि धमाके के बाद उड़ने वाली धूल का क्या करेंगे। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि धूल से सांस लेने की समस्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का डर है कि डस्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आएंगी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, और जो एस्थमिक हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये डस्ट सेटल होने में अभी जैसा कि कहा जा रहा है 2-3 महीने लगेंगे। मलबे से निकलने वाली धूल को साफ करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने विशेष इंतजाम किए हैं। धूल तो उड़नी है, उसको मैं मतलब झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसका कोई इलाज है। लेकिन अथॉरिटी ने इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लोजन some mechanical equipments and lots of laborers they have already planned and they have arranged. Even the edifice staff also will be there to clean the roads, to clean the societies. ध्वस्तीकरण के दिन यानी रविवार को ट्रैफिक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 2:15 बजे से लेकर 2:45 तक बंद रहेगा। ट्विन टावर के 400 मीटर के आसपास का इलाका सील रहेगा। नोएडा के ऊपर 2:30 बजे से 3 बजे तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरेगा। नोएडा के कुछ अस्पतालों में किसी अनहोनी से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सबसे बड़ी 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कि देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है जो गिरनी है उसके बगल में जो सोसाइटी है सुपरटेक एमराल्ड, उसकी दूरी सिर्फ 9 मीटर की है। यानी 9 मीटर के बाद लोग रहते हैं, उनके घर है, उसमें लोग तो नहीं रहेंगे पर मलबा उनके घर पे ना गिरे। दूसरी चुनौती है कि जो बिल्डिंग है, जो एडिफिस का कहना है वो बिल्कुल सीधे नीचे गिरेगी। इसके जो पिलर्स हैं उसमें बारूद लगाया गया है, तो वो सीधे नीचे आ जाए और जो वाइब्रेशन होगा ब्लास्ट से, जो कंपन होगी उससे दूसरे जो बिल्डिंग्स हैं आसपास उनकी नींव ना कमजोर हो। और तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है धूल। जब ये ब्लास्ट होगा तो धूल होगी, जिसको लेकर के एडिफिस भी कह रहा है कि धूल का कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर क्लीनर लगाए हैं, लोग लगाए हैं, लेकिन धूल से लोगों को फेफड़े अपने बचाने होंगे। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और शराब नीति को लेकर किस तरह से जुबानी जंग जारी है अब उसकी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने की बात कही है। बताया जा रहा है आरोप में कि 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर विधायकों को दिया गया। लेकिन इन आरोपों के बाद जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि दरअसल जो सवाल पूछे जा रहे हैं शराब नीति को लेकर, उनके जवाब से बचने के लिए इस तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को अपने विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर 20 करोड़ रुपए का लालच देकर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं के ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात भी कही थी। कुछ विधायकों ने बताया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क कर उनको धमकी दी है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो मनीष सिसोदिया की तरह तुम्हारे ऊपर भी रेड मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी में आते हो तो 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह की बात कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया ने भी कही थी। उनका आरोप था कि बीजेपी के नेताओं ने उनसे संपर्क साधा था और मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की पेशकश की थी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस आरोप को खारिज करते कहा था कि शराब नीति के सवालों से बचने के लिए वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अब इनको सब 25-25 करोड़ का ऑफर दे, अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है। ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। ये सब इनके जो ये शराब माफिया वाले जो मित्र हैं, इनसे सबको 20-20 करोड़ मिला होगा जरूर, और फोन भी शराब माफिया का आ रहा होगा कि तुम्हारे एरिया में मेरा 20 ठेके थे, अब 20 करोड़ ले लो, कैसे भी करके चालू करो। उसी को ये हमारे नाम पे चस्पा करने की कोशिश करें। इनको बोलिए ना, नाम दिखाएंगे। दिल्ली की राजनीति में बीते कई दिनों से शराब नीति में गड़बड़ी करने का आरोप जहां बीजेपी लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पार्टी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में मॉनसून सत्र चल रहा है। इस बीच आज विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के विधायक आमने सामने आ गए। कुछ विधायकों में धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की के बाद अब जुबानी जंग चालू है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बुधवार सुबह सत्र शुरू होने से पहले महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष के विधायक धक्का मुक्की करते नजर आए। सरकार में शामिल विधायक
महाविकास आघाड़ी सरकार के समय भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, जबकि विपक्ष के विधायक मौजूदा सरकार के खिलाफ। इसी दौरान धक्का मुक्की की ये तस्वीरें सामने आई। शिंदे गुट तरह तरह की बात कर रहा है, अपनी ओर से धक्का मुक्की करने तक की। ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। समझ में आया क्या? हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग जब घोषणाबाजी दे रहे थे उन लोग आना नहीं चाहिए था। हम लोग चाहने के बाद वो आना चाहिए था। वो लोग कल परसों जो कुछ कर रहे थे, हम लोग कोई आया इसमें से एक ही दोनों पार्टी का, तो क्यों आया? तो इसको कोई ठेस लग गई। समझ में क्या? आपको धक्का मुक्की दिया गया? अरे धक्का मुक्की हमको क्या करेगा वो लोग? हम लोग ने उनको धक्का मुक्की कर दिया। उन्होंने धक्का मुक्की करने के बाद हमारे जो विधायक है वो तो चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई धक्का मारता है तो सामने वाला क्या मार खा के नहीं लेगा ना। सामने वाले विधायक भी मजबूत लोग हैं हमारे पास भी। उन्होंने अगर उसका जो उन्होंने धक्का दिया उसको अगर सामने से प्रत्युत्तर दिया रहेगा तो वो गलत नहीं। विपक्ष की ओर से सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि सरकार के विधायक धमका रहे हैं। भरत शेठ गोगावले के बयान का जिक्र करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी शिंदे गुट के विधायक महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में सरेआम महाविकास आघाड़ी विधायकों के बारे में हिंसक वक्तव्य देकर उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। 2.5 साल में सरकार बदलने के बाद ये तो साफ था कि कई लोग इस बदलाव से नाराज हैं, लेकिन इसका असर इस तरह से दिखेगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। मुंबई से प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और झारखंड माइनिंग घोटाले को लेकर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आज बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में 17 जगहों पर छापेमारी की और पुलिस ने इस दौरान एक आरोपी के घर से 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ईडी ने इससे पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके राजनीतिक प्रतिनिधि की गिरफ्तारी की है। आपको बताते हैं आज क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में। रांची में ईडी की रेड के दौरान प्रेम प्रकाश के घर की अलमारी से बरामद 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस। दावा किया गया कि ये हथियार प्रेम प्रकाश के सरकारी सुरक्षा कर्मियों के हैं, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक वो सुरक्षा कर्मी काफी पहले ही हटा दिए गए थे। प्रेम प्रकाश को झारखंड में एक बिचौलिए के रूप में जाना जाता है, जो हर सरकार में सत्ता का करीबी रहा है। अवैध माइनिंग घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुधवार सुबह ईडी ने बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में 17 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगियों के यहां भी छापेमारी की गई। दरअसल ईडी ने मनरेगा घोटाले में झारखंड कैडर की IAS पूजा सिंघल के ठिकानों पर रेड की थी। रेड के दौरान ईडी को अवैध माइनिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। उसके बाद ईडी ने अवैध माइनिंग घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अलग से दर्ज किया। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान 37 बैंक खातों से 11.88 करोड़ रुपए और कई दस्तावेज बरामद हुए। इसके बाद ईडी ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। साहिबगंज से पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी दाहू यादव का ये पानी का जहाज भी जब्त कर लिया। ईडी के मुताबिक 30 करोड़ रुपए कीमत का ये जहाज बिना परमिट के झारखंड से पश्चिम बंगाल के बीच चलाया जा रहा था और इससे झारखंड से पत्थर ले जाए जा रहे थे। ईडी के मुताबिक अवैध खनन से झारखंड में आरोपियों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं, जिसका बड़ा हिस्सा अफसरों, नेताओं और खनन माफियाओं को गया है। ईडी को इस नई रेड में क्या कुछ मिल पाता है, ये देखना होगा। झारखंड में अपने सहयोगी हरिवंश के साथ दिल्ली से मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हालात अस्त व्यस्त हैं। जायजा लेने पहुंचे वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ब्रेक
के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज वो विदिशा पहुंचे और हालात का उन्होंने यहां पर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की और खाने पीने के जरूरी सामान की व्यवस्था करवाई। जैसे ही पानी का स्तर कम होगा, वहां बड़े स्तर पर राहत बचाव का काम शुरू हो जाएगा। इस बोर्ड के माध्यम से जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। जनता में ये विश्वास पैदा करना कि मुख्यमंत्री और सारा प्रशासन उनके सहयोग और सेवा के लिए है, और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूँ। जनता से मिले, बातचीत की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, और जल्दी ही पानी जैसे जैसे उतरेगा, राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा और दिल्ली से मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया पर।